दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 37। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के साथ साथ अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं जैसे बिहार पीसीएस, राजस्थान, एमपी पीसीएस और उत्तराखंड द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप आसानी से इसे समझ सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2022 के लिए सामान्य अध्ययन यानी जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट संख्या 37। आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है ये सूची 1 का सूची 2 से मिलान करने से संबंधित है। आप देखिए सूची 1 में क्या दिया गया है। सूची 1 में आपका है चौथ क्या होता था? तो चौथ आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग लिया जाता था। सरदेशमुख, तो सरदेशमुख जो होता था ये पड़ोसी राज्यों से उनकी भू राजस्व का 10% लिया जाता था। इसके अलावा मोकास जो था ये मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दी गई धनराशि थी, और बवती ये राज्य के लिए, राजा के लिए सुरक्षित होता था। तो इसमें आप देख सकते हैं बहुत ही सही सुमेलन हो जाएगा। चौथ पड़ोसी राज्यों से उनकी आय का 1/4 भाग, सरदेशमुख पड़ोसी राज्यों से उनकी भू राजस्व का 10%, और मोकास चौथ से प्राप्त आय का 2/3 भाग मराठा सरदारों को घुड़सवार रखने के लिए दिया जाता था। और बवती जो था ये मराठा प्रशासन में चौथ से प्राप्त आय का 25% भाग राजा के लिए सुरक्षित रखा जाता था। तो सही सुमेलन 3, 4, 2 और 1 है। ऑप्शन देख लेते हैं। 3, 4, 2 और 1 ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। इसमें देखिए साल बाई की संधि कब हुई थी? तो ये 1782 में हुई थी। ए का चौथा हो जाएगा। बसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई थी। बड़गांव की संधि आपकी देखिए 1779 में हुई थी, और सूरत की संधि 1775 में। तो 4, 1, 2 और 3 देखिए 4, 1, 2 और 3 ऑप्शन डी आपका सही सुमेलित हो जाएगा। इसमें संधियों को उनके जिस वर्ष में आयोजित हुई थी या जिस वर्ष में की गई थी उनके वर्ष से संबंधित कराना था। तो साल बाई की संधि 1782 में, बसीन की संधि 1802 में, बड़गांव की संधि 1779 और सूरत की संधि 1775 में हुई थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारत के इतिहास में पाल पट्टी से संबंधित सही कथन को चुनिए। पहला है कि पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला कर। दूसरा है पेशवा द्वारा मराठा सरदारों को दी गई जागीर। तीसरा मराठा सरदारों द्वारा वसूल किया जाने वाला कर। और चौथा है ग्रामीण अधिकारी पटेल द्वारा वसूल किया जाने वाला अस्थानी कर। तो इसमें से पाल पट्टी क्या होता था? दोस्तों दक्षिण भारत में मराठा शासन के दौरान पिंडारियों का प्रभुत्व अपने चरम पर था। मराठा शासकों को अपने सैन्य अभियानों में पिंडारियों से काफ़ी सहायता मिलती थी, और पेशे से लुटेरे पिंडारी पाल पट्टी नामक कर वसूल करते थे, और इसके बदले में वे मराठा सेना के प्रत्येक अभियान में उनके साथ आते थे। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। पाल पट्टी पिंडारियों द्वारा वसूला जाने वाला कर था। अगला प्रश्न है, सही कथन की पहचान कीजिए और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की। और दूसरा है कि बसीन की संधि द्वारा पेशवा से अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार कर लिया। तो इसमें देखिए कौन से कथन आपके सही हैं? तो दोस्तों कथन ए और बी आपके दोनों सही हैं। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने मराठा राज्य की देखभाल के लिए 12 भाई काउंसिल की नियुक्ति की थी। और 1802 में आप जानते हैं कि अंग्रेज और पेशवा बाजीराव द्वितीय के बीच बसीन की संधि हुई थी, और इस संधि की शर्तों के अनुपालन में पेशवा ने अंग्रेजी संरक्षण स्वीकार करके अंग्रेजी सेना पूना में रखना स्वीकार किया था। तो दोनों ही कथन आपके सही सुमेलित हैं, या दोनों ही कथन सही हैं। तो ऑप्शन ए और बी यानी विकल्प सी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये समिति और सिफारिशों से संबंधित है। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। एक सूची में समितियां हैं और उनकी दूसरी सूची में कौन सी सिफारिशें उनके द्वारा की गई थी वो दिया गया है। देखिए, पहला है लिन-लिथगो समिति। दोस्तों, आप देख सकते हैं लिन-लिथगो समिति, इसका संबंध कृषि की स्थिति में सुधार से था। ए का तीसरा हो जाएगा। सप्रू समिति का संबंध मध्यम वर्गीय बेरोजगारी की जांच से था। बी का पहला हो जाएगा। नियमर समिति जो है वो केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों पर आधारित थी। और मैक्सवेल ब्रूमफील्ड समिति ये बारदोली में लगान वृद्धि अनुचित जो है इस तरह का सुझाव मैक्सवेल ब्रूमफील्ड जांच समिति ने दिया था। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखिए, ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का दूसरा। तो सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 1, 4 और 2। विकल्प देख लेते हैं। 3, 1, 4 और 2, ऑप्शन डी सही सुमेलित है। अगले प्रश्न पर आते हैं। सही कथन की पहचान कीजिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है कि लेक्स लोकी कानून का उद्देश्य भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने के लिए बाध्य करना था। दूसरा है कि ब्रिटिश भारत में सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में बेल्लौर में हुआ था। इसमें कौन सा कथन आपका सही है? तो सही उत्तर केवल ऑप्शन 2 आपका सही है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। लेक्स लोकी कानून का उद्देश्य भारतीय सैनिकों को देश से बाहर भेजने के लिए बाध्य करना नहीं, बल्कि ब्रिटिश भारत में 1850 में लेक्स लोकी कानून यानी धार्मिक अयोग्यता अधिनियम, ये इसके द्वारा हिंदू रीति रिवाजों में परिवर्तन लाया गया। इस कानून के बाद ईसाई बनने वाले व्यक्ति को अपने पिता की संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता था। इसलिए कथन 1 गलत है, असत्य है। वो भारतीय सैनिकों से नहीं बल्कि धार्मिक अयोग्यता अधिनियम से संबंधित था, लेक्स लोकी कानून। और दूसरा कथन कि ब्रिटिश भारत में सेना में प्रथम धार्मिक विद्रोह 1806 में बेल्लौर में हुआ था और इस विद्रोह के पीछे प्रमुख कारण भारतीय सैनिकों को माथे पर तिलक लगाने, पगड़ी बांधने पर रोक लगाने तथा पगड़ी की जगह हैट लगाने के लिए बाध्य किया जाना था। अगला प्रश्न है। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए और दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूची 1 में 1857 के विद्रोह स्थल और सूची 2 में उनके नेतृत्वकर्ता दिए गए हैं। फैजाबाद में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह मौलवी अहमदुल्ला ने किया था। ए का चौथा। बरेली में खान बहादुर खान ने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया। ओडिशा में सुरेंद्र शाही ने और असम में मनीराम दत्त ने 1857 का विद्रोह किया था। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? 4, 3, 1 और 2। तो देख सकते हैं 4, 3, 1 और 2 आप सही सुमेलन हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कीजिए। इसमें सूची 1 में जनजातीय आंदोलन और सूची 2 में उनके नेतृत्वकर्ता से संबंधित जो तथ्य हैं उनको सुमेलित करना है। भील विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो भील विद्रोह मोतीलाल तेजावर ने इस आंदोलन का जो है इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। कोल विद्रोह गंगा नारायण कोल विद्रोह का नेतृत्वकर्ता थे। रामोसी विद्रोह इसके नेतृत्वकर्ता चित्तर सिंह और सवार आंदोलन राधा कृष्ण दंड सेना। तो 4, 3, 1 और 2। देखिए 4, 3, 1 और 2 ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी। एक बार फिर से देखिए दोस्तों, भील जनजातीय आंदोलन या भील विद्रोह का नेतृत्व मोतीलाल तेजावर ने किया था। कोल विद्रोह गंगा नारायण ने, रामोसी विद्रोह का नेतृत्व चित्तर सिंह ने और सवार आंदोलन राधा कृष्ण दंड सेना द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 9 है। पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर आपको विचार करना है और सही उत्तर का चयन करना है कोटों के आधार पर। पहला है कि पारिस्थितिकी तंत्र प्राकृतिक संसाधन तंत्र होते हैं, ये आपका सही है। दूसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटक होते हैं, ये भी सही है।
तीसरा है कि पारिस्थितिकी तंत्र खुले तथा बंद दोनों प्रकार के होते हैं। ये आपका सही नहीं है, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र केवल खुला तंत्र होता है, बंद तंत्र नहीं होता है। और चौथा कथन है कि पारिस्थितिकी कर्मता यानी इकोलॉजिकल निके की संकल्पना जोसेफ ग्रीनले ने प्रतिपादित की थी। तो ये आपका सही है। तो आप देख सकते हैं 1, 2 और 4 आपके सही हैं, 3 सही सुमेलित नहीं है या 3 सही कथन नहीं है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। 1, 2 और 4 आपके सही कथन है। दोस्तों देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र केवल खुला तंत्र होता है जिसमें पदार्थों और ऊर्जा का सतत निवेश और बहिर्गमन होता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल ने किया था। अब आइए अगले प्रश्न पर आते हैं। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। एशियाई शेर संरक्षण परियोजना ये कब शुरू की गई? तो 2019 में। ए का तीसरा हो जाएगा। बाघ परियोजना 1973 में शुरू की गई थी। और प्लास्टिक कचरा प्रबंधन अधिनियम, दोस्तों प्लास्टिक कचरा प्रबंधन नियम 2016 में लाया गया था। और भारतीय वन्यजीव संस्थान, तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की स्थापना 1986 में की गई थी। डी का चौथा हो जाएगा। और बाघ परियोजना को आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर भी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो इस तरह से सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। तो देखिए 3, 1, 2 और 4 ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, आपको बताना है। ऑप्शन है अर्नीस्ट नेस ने गहन पारिस्थितिकी या डीप इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। ये आपका सही उत्तर है। ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना जोसेफ फोरियर ने दी थी। ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठबंधन सबसे पहले इसका शिखर सम्मेलन वर्ष 2018 में पेरिस में हुआ था। तो ये आपका सही नहीं है। सही ये है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित लगभग 121 देशों को लक्षित करता हुआ एक समूह है और इस संगठन की स्थापना 2015 में हुई थी। इसका पहला शिखर सम्मेलन 2018 में पेरिस में नहीं बल्कि नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। तो आप जानते भी हैं कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है और भारत में कुल 51 बाघ अभयारण्य हैं। तो ये आपका सही हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें एक ए, बी और डी आपके सही हैं। तो ए, बी, डी आपके सही हैं। सी सही उत्तर नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पहला शिखर सम्मेलन 2015 में दिल्ली में हुआ था, 2018 में पेरिस में नहीं। अगला प्रश्न है जैव संवर्धन से क्या अभिप्राय है? ऑप्शन देख लेते हैं। नियंत्रित तंत्र के माध्यम से प्रदूषित पदार्थ और जल का उपचार, पोषक तत्वों को मृदा में भेजकर जल का शुद्धिकरण, भूमिगत जल में ऑक्सीजन की सांद्रता को बढ़ाना, अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना। तो इसमें जैव संवर्धन क्या होता है? देखिए दोस्तों, जैव संवर्धन का मतलब होता है कि अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थानों पर उनकी संख्या बढ़ाना। और जैव विविधता संरक्षण और संवर्धन के लिए जो स्व स्थानीय संरक्षण होता है और बाह्य स्थानीय संरक्षण, इन दोनों ही विधियों को अपनाया जाता है। तो जैव संवर्धन अन्य स्थानों से सूक्ष्म जीवों को लाकर प्रदूषित स्थान पर उनकी संख्या बढ़ाना जैव संवर्धन कहलाता है। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप जानते हैं। वन्य जीव संरक्षण 72, तो 1972। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 86, तो ये 1986। वन्य जीव का मतलब 72, पर्यावरण संरक्षण मतलब 86 और वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो 2007 और राष्ट्रीय वन रोपण तथा पर्यावरण विकास बोर्ड देखिए 1992 में इसकी स्थापना की गई थी। तो 2, 1, 3 और 4 सही सुमेलन हो जाएगा। 2, 1, 3, 4 ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वायुमंडलीय ओजोन का मापन निम्नलिखित में से किससे किया जाता है?
देखिए ऑप्शन डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, टोटल ओजोन स्पेक्ट्रोमीटर द्वारा, फिल्टर ओजोन मीटर द्वारा या उपर्युक्त सभी के द्वारा। तो उत्तर है दोस्तों वायुमंडलीय ओजोन को डाप्सन स्पेक्ट्रोमीटर, फिल्टर ओजोन मीटर और टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के द्वारा मापा जाता है। और आप जानते हैं कि डाप्सन जो है वो ओजोन परत की मोटाई मापने का जो है डाप्सन इसका यूनिट होता है। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। वायुमंडलीय ओजोन का मापन इन सभी से किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करना है और सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है कि स्व स्थानीय जैवोपचार तकनीक यानी इन सीटू के अंतर्गत बायो स्टिमुलेशन, जैव आवर्धन और बायो वेटिंग शामिल हैं। और दूसरा है बाह्य स्थानीय जैवोपचार तकनीक यानी एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत लैंड फार्मिंग, बायोपाइलिंग और बायो रिएक्टर शामिल हैं। तो इसमें आपके कौन से कथन सही हैं? तो दोस्तों दोनों ही कथन इसमें सही हैं। और आप देख सकते हैं कि जब जैव उपचार तकनीक का प्रयोग प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो उसे स्व स्थानीय जैव उपचार कहते हैं। इसमें बायो वेटिंग, बायो स्टिमुलेशन और जैव आवर्धन इसी के अंतर्गत आते हैं। और जब प्रदूषित क्षेत्र अति सुभेद्य हो जाता है तो किसी दूसरे स्थान का चयन कर प्रदूषण का निस्तारण करने को ही बाह्य स्थानीय जैव उपचार कहा जाता है। इसमें लैंड फार्मिंग, बायोपाइलिंग, बायो रिएक्टर और कंपोस्टिंग आते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही हैं। इसके आधार पर सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो इसमें से देखिए और 3 जो विकल्प होंगे वो आपके सही होंगे, एक सही नहीं होगा। फर्न आर्सेनिक को अवशोषित करता है, ये जो है सही है। सूर्यमुखी सीसा जिंक आदि भारी धातुओं को दूर करता है, ये भी सही है। क्रूड ऑयल बेंजीन तथा मैलाथियान बायोडिग्रेडेबल होते हैं, ये भी सही है। और चौथा है डीडीटी, मरकरी और यूरेनियम नॉन डिग्रेडेबल नहीं होते हैं। तो दोस्तों ये डीडीटी, मरकरी और यूरेनियम नॉन डिग्रेडेबल होते हैं और इसमें कहा गया है नहीं होते हैं, तो ये आपका गलत कथन हो जाएगा। 3 जो ऊपर के ए बी सी आपके सही कथन हैं। डी इसलिए गलत है क्योंकि डीडीटी, मरकरी और यूरेनियम ये नॉन डिग्रेडेबल हैं। फर्न आर्सेनिक को, सूर्यमुखी सीसा और जिंक को अवशोषित करता है और क्रूड ऑयल बेंजीन और मैलाथियान बायोडिग्रेडेबल होते हैं। डीडीटी, मरकरी और यूरेनियम जो है नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, यानी इनका जो है पर्यावरण में इनका सांद्रण जब बढ़ने लगता है तो बढ़ता है, वो जो है किसी भी प्रक्रिया से वो समाप्त नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है माइक, MIKE, माइक क्या है? ऑप्शन देखिए, शेरों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, कछुओं की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम, गंगा डॉल्फिन की अवैध हत्या हेतु निगरानी कार्यक्रम या फिर हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम। तो सही उत्तर है माइक जो है ये हाथियों की अवैध हत्या का निगरानी कार्यक्रम है। इसका फुल फॉर्म होता है माइक का मॉनिटरिंग ऑफ इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट्स। तो माइक कार्यक्रम हाथियों की अवैध हत्या का आकलन और मूल्यांकन और इस क्षेत्र में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करता है। माइक की शुरुआत दक्षिण एशिया में वर्ष 2003 में हुई। भारत के प्रमुख माइक स्थलों में वायनाड केरल, देमाली अरुणाचल और चिरांग रिपू आदि हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सही है आपको बताना है। बोटो डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है, तो बोटो डॉल्फिन अमेजन नदी में पाई जाती है, ये सही है। भूलन डॉल्फिन सिंधु नदी में पाई जाती है, सही है। बैजी डॉल्फिन यांगजी नदी में पाई जाती है, ये सही है। तो आप देख सकते हैं ये तीनों ही कथन सही हो जाएंगे क्योंकि बोटो डॉल्फिन लैटिन अमेरिका के अमेजन नदी क्षेत्र में पाई जाती है, भूलन डॉल्फिन सिंधु नदी पाकिस्तान और बैजी डॉल्फिन यांगजी नदी चीन में पाई जाती है। भारत में गंगा डॉल्फिन पाई जाती है जिसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। तीनों ही कथन आपके सही हैं। अगला प्रश्न सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है। देखिए विभिन्न परियोजनाएं हैं और उनसे संबंधित वर्षों को आपको सुमेलित करना है।
गैंडा परियोजना यानी राइनो प्रोजेक्ट, ये 1987 में शुरू किया गया था, याद रखिएगा। लाल पांडा परियोजना, ये दोस्तों लाल पांडा परियोजना जो है ये आप मिलान कर सकते हैं, 1996 में शुरू किया गया था। हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में, देखिए हिम तेंदुआ प्रोजेक्ट 2009 में शुरू किया गया था। और हाथी मेरे साथी अभियान ये 2011 में चलाया गया था। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, देखिए दोस्तों गैंडा परियोजना 1987 में, इंडियन राइनो विजन 2020 जो है ये भी गैंडे संरक्षण से संबंधित है। इसका उद्देश्य एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण और उनकी संख्या में वृद्धि करना है। हिम तेंदुआ परियोजना याद रखिएगा 2009 से चलाई जा रही है, ठंडे प्रदेशों में हिम तेंदुआ पाया जाता है। लाल पांडा परियोजना 1996 से WWF के सहयोग से संचालित है। और हाथी मेरे साथी अभियान गज्जू शुभंकर के साथ 2011 से प्रारंभ है। तो यहाँ पर सही सुमेलन हो जाएगा 3, 2, 1 और 4। तो देखते हैं 3, 2, 1 और 4, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और आज के टेस्ट का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला कथन है कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है, तो ये आपका सही है। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो करनाल में है, तो ये भी सही है आपका। इसके अलावा राष्ट्रीय मत्स्य आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो लखनऊ में है, सही है। और लोहा बर्राक अभ्यारण्य पश्चिम बंगाल में है, ये आपका सही नहीं है। दोस्तों लोहा बर्राक अभ्यारण्य भारत का जो है ये समुद्री संरक्षित क्षेत्र है और ये दक्षिणी अंडमान में है। अंडमान में रानी झांसी अंतर्राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान और बट्टन राष्ट्रीय उद्यान हैं जो कि संरक्षित समुद्री क्षेत्र के उदाहरण हैं। तो इसमें देखिए 1 और 2 यानी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कथन 1, 2, 3 ही सही हैं। चौथा कथन आपका गलत है। लोहा बर्राक अभ्यारण्य भारत में दक्षिणी अंडमान का समुद्री संरक्षित क्षेत्र है। तो दोस्तों ये था आज का टेस्ट। इसमें हमने यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण सामान्य अध्ययन के जो है प्रश्नों को सॉल्व किया। ये प्रश्न आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं, आप इनको तैयार कर लीजिएगा। इसके अलावा किसी प्रश्न पर यदि कन्फ्यूजन या दुविधा की स्थिति हो उसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि प्रश्न पढ़ते समय या जो टेस्ट सीरीज है इनको सॉल्व करते समय कोई ना कोई प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा। आपके अगर तैयारी से रिलेटेड है कोई ऐसा प्रश्न जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है तो उनके बारे में कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। अन्य जो साथी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं उनको भी उस नए प्रश्न और नए तथ्य के बारे में जानकारी होगी। कोई साथी उसका जवाब दे देंगे तो ठीक है, नहीं तो हम उस प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करेंगे जो कि सभी के लिए लाभकारक होगा। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।